हेलो साथियों, तो जैसा आपने पिछली क्लास में से जाना ही था कि हम पुष्प के बारे में अध्ययन कर रहे थे यहाँ से कि पुष्प के कौन-कौन से भाग होते हैं और उन भागों को क्या-क्या कहा जाता है, ऐसा हमने पिछली क्लास में जाना था। और वहीं से हमने जाना था कि पुष्प जो होता है, ये किसी भी पौधे का मुख्य जो भाग होता है, वो जनन भाग होता है। और इसके अन्य भागों को हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में कि जो पुष्प जो होता है, यदि पुष्प का यदि हम देखें बाहरी आकार के अनुसार, तो इसके मुख्यतः 4 भागों को हमने पढ़ा था कि पुष्प जो होता है, इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या लगा रहता है? बाह्य दलपुंज होता है, फिर होता है दलपुंज, फिर होता है पुमंग और फिर होता है क्या? जायांग। लेकिन बाह्य दलपुंज को ही कहा जाता है क्या? बाह्य दल। दलपुंज को ही कहा जाता है क्या? दल। और पुमंग, पुमंग क्या बनाता है? पुंकेसर। और जायांग क्या बनाता है? स्त्री केसर, या इसे ही कहते हैं क्या? अंडप। यदि पुष्प के यदि यहाँ से ये जो सारणी मैंने बना रखी है, यदि ये सारणी यदि आपको पता है, तो पुष्प के किसी भी भाग को यदि आप पढ़ोगे, तो वो और भी आपके लिए आसान बन सकेगा। क्योंकि भाई बहुत बार आपको क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन जैसे मान लो किसी प्रश्न का उत्तर आपके पास दलपुंज बन रहा है, यानी कि कोरोला बन रहा है, लेकिन वहां आपके पास ऑप्शन में कोरोला नहीं है, वो तो दल लिख सकता है, मतलब वो पेटल लिख सकता है वहां। तो आप इन जो आपके पास ये जो नाम लिखे हुए हैं सारणी में, उन सभी नामों को सबसे पहले वरीयता दें, इनको आप सही वे में आप इनको ध्यान में रखें। और अब हम इन चारों भागों को ही वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। बाह्य दलपुंज के बारे में पढ़ेंगे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। ये तो आपको जानकारी पिछली क्लास में हम पढ़ ही चुके थे कि जो पुष्प का जो फूला हुआ भाग होता है, पुष्प वृंत जो होता है, उस पुष्प वृंत पर फूला हुआ जो भाग होता है, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। जैसे कि पुष्पासन क्या होता है, जैसे हम यहाँ से चित्र से भी देख सकते हैं कि ये जो पुष्पासन होता है, इस पुष्पासन पर ये चारों भाग अपने क्रम के अनुसार चक्कर के रूप में विन्यासित रहते हैं। और सबसे पहला जो चक्र होता है वो किसका होता है? सबसे पहला चक्र होता है किसका? इस बाह्य दल का होता है। यानी पहला चक्कर तो किसका होता है? बाह्य दल पुंज का होता है। दूसरा यदि चक्कर की बात करें तो दूसरे चक्कर पे कौन होता है? दल होता है, मतलब पेटल होता है। और तीसरे चक्कर की यदि हम बात करें तो तीसरे चक्कर पर कौन होता है? पुंकेसर होता है, जिसे स्टैमेन कहते हैं। तीसरे चक्कर पे क्या होता है? पुंकेसर। बात रही चौथे चक्कर के रूप में, तो चौथे चक्कर के रूप में क्या होता है? स्त्री केसर विन्यासित रहता है, यानी पिस्टल पाया जाता है। तो आपको ये डायरेक्टली आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा कि पुष्प के तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे या चौथे नंबर के चक्कर के रूप में कौन सा भाग विन्यासित रहता है। तो पहले के बारे में पूछे तो बाह्य दल पुंज होगा, दूसरा दल होगा, तीसरा पुंकेसर होगा और चौथा क्या होगा? स्त्री केसर होगा। ऐसा हम यहाँ से भी जान सकते हैं, देखो बाह्य दलपुंज होगा, फिर दलपुंज होगा, फिर पुमंग होगा, फिर क्या होगा? जायांग होगा। अब हम सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? बाह्य दलपुंज के बारे में जानेंगे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। बाह्य दलपुंज, जिसे कैलिक्स भी कहते हैं, जिसे कैलिक्स भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? सबसे पहली बात तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि पुष्प का सबसे जो बाहरी जो भाग होता है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे चक्कर के रूप में जो विन्यासित होने वाला जो पुष्प का भाग होता है, वो क्या होता है? बाह्य दलपुंजी होता है। कौन होता है? बाह्य दलपुंजी होता है। और इस बाह्य दलपुंज को ही हमने क्या कहा था? अभी हमने देखो इसको दूसरा नाम भी जाना था, तो इसी को क्या कहा था हमने? बाह्य दल कहा था। क्या कहा था? बाह्य दल कहा था। बाह्य दल कहा था। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखें कि बाह्य दल क्या होता है, बाह्य दलपुंज क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है। और इस बाह्य दल को भी हमने इंग्लिश में क्या लिखा था? सेपल लिखा था। सेपल लिखा था। तो इन सभी नामों का आप यहाँ से ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात, बाह्य दलपुंज की हम सबसे पहली बात क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर होता है। यह पुष्प का यह पुष्प का सबसे यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर होता है। बाहरी चक्कर के रूप में चक्कर के रूप में विन्यासित होता है। हरी चक्कर के रूप में विन्यासित रहता है। बाहरी चक्कर के रूप में विन्यासित रहता है। फर्स्ट बात तो ये हम जान चुके हैं। इसके बाद हम दूसरी बात देखो यहाँ से क्या पढ़ेंगे। ये जो बाह्य दलपुंज जो होता है,
ये बाह्य दलपुंज पत्तियों के समान हरे रंग का होता है। कैसा होता है? जैसा हम चित्र में भी यहाँ से देख सकते हैं, देखिएगा, चित्र में भी हम यहाँ से देख सकते हैं, जो बाह्य दलपुंज जो सेपल है, जो पत्तियों के समान कैसे रंग का है? हरे रंग का है। तो ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बाह्य दलपुंज, या हम बाह्य दल लिख दें या सेपल लिख दें। सेपल, सेपल पत्तियों के समान, सेपल पत्तियों के समान, पत्तियों के समान हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। पत्तियों के समान कैसा होता है? हरे रंग का होता है ये। अब बात रही इसकी कार्य की, कि जो बाह्य दलपुंज जो होता है, कैलिक्स जो भाग होता है, बाह्य दल जो होता है, जिसे हमने सेपल जिसे कहा है, इसके यदि हम कार्य के बारे में जाने कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य क्या बताना होगा हमें यहाँ से। इसका कार्य होता है, जब जो पुष्प जो होता है कली की अवस्था में जब होता है, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है, मतलब सबसे पहले उसकी कली होती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसके बाह्य भाग होते हैं, वो धीरे धीरे फैलते हुए चले जाते हैं, फिर पुष्प बाहर की तरफ आता है। जब पुष्प कली की अवस्था में होता है, तब पुष्प के सभी आंतरिक भागों की सुरक्षा करने का काम यही बाह्य दल करता है। कौन करता है? बाह्य दल, जिसे हमने क्या कहा है? सेपल कहा है। तो ऐसा हम यहां से लिख सकते हैं कि बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज जब पुष्प, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है, कली की अवस्था में होता है, कली की अवस्था में होता है, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है, उस समय, उस समय बाह्य दलपुंज, उस समय बाह्य दलपुंज, उस समय बाह्य दलपुंज पुष्प के सभी आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, सभी आंतरिक भागों की, सभी आंतरिक भागों की, सभी आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ये है बाह्य दलपुंज की जानकारी। देखो हमने बाह्य दलपुंज में क्या-क्या पढ़ा है अब तक। बाह्य दलपुंज में हमने सबसे पहले पढ़ना यहाँ स्टार्ट किया था कि बाह्य दलपुंज जिसे कैलक्स कहते हैं, बाह्य दल जिसे कि हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं, ये एक ही के नाम है। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर के रूप में विन्यासित रहता है, मतलब बाहरी चक्कर के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो सेपल होता है या बाह्य दल जो होता है, ये पत्तियों के समान हरे रंग का होता है। और यदि इसके कार्य के बारे में जाने, जब जो पुष्प जो कली जब पुष्प कली की अवस्था में होता है, उस समय पुष्प के सभी आंतरिक भागों की सुरक्षा करने का काम कौन करता है? यही बाह्य दलपुंज करता है। ऐसा हम यहाँ से बता सकते हैं। किसके बारे में? बाह्य दलपुंज के बारे में बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? दल के बारे में पढ़ेंगे कि दल क्या होता है। अब तक तो हमने बाह्य दलपुंज के बारे में पढ़ा था, अब हम दलपुंज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अब हम कोरोला के बारे में जानेंगे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम यहाँ से जानेंगे दलपुंज, कि दलपुंज क्या होता है? दलपुंज। और इस दलपुंज को ही क्या कहते हैं? दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। इसका अन्य नाम भी आप ध्यान रखें, जिससे कि परीक्षा में यदि अन्य ऑप्शन लिखा जाए तो उसको आप यहाँ से सही कर सकते हैं। इसको तो और क्या कहते हैं? दलपुंज को तो क्या कहते हैं? कोरोला, कोरोला कहते हैं। ठीक है ना? और जो दल होता है ना, इस दल को इंग्लिश में कहा जाता है, दल को कहा जाता है पेटल, पेटल कहा जाता है। तो ऐसा आप यहाँ से ध्यान रखें। इसके अलावा अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, देखो बाह्य दलपुंज या दल क्या काम करता है। पहली बात तो पहले चक्कर के रूप में विन्यासित कौन हो रहा था? बाह्य दलपुंज हो रहा था। तो अब हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि ये जो दल या जो दलपुंज होता है, ये पुष्प में दूसरे चक्कर के रूप में, लेकिन ये क्रम कौन सा है? बाहर से अंदर की तरफ। ऐसा हमने पिछली क्लास में भी जाना था कि जो दल यह पुष्प में, पुष्प में दूसरे चक्कर के रूप में, यह पुष्प में दूसरे चक्कर के
दूसरे चक्कर के रूप में दूसरे चक्कर के रूप में विन्यासित रहता है, विन्यासित रहता है। फर्स्ट बात तो इसकी ये हो गई कि ये पुष्प के दूसरे चक्कर के रूप में क्या रहता है, विन्यासित। पहले चक्कर के रूप में कौन था, बाह्य दलपुंज था। दूसरे नंबर पे कौन आ चुका है, दूसरे नंबर पे कौन आ चुका है, दलपुंज या दल आ चुका है। अब देखो, ये जो होता है, ये जो दलपुंज या जो दल होता है, ये पुष्प का रंगीन भाग होता है। रंगीन का मतलब अलग अलग कलर का होता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि भाई ये दलपुंज दलपुंज पुष्प में दलपुंज पुष्प में रंगीन रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। एक तो देखो रंगहीन होता है, एक तो रंगहीन होता है। रंगहीन जिसमें कोई कलर नहीं होता है, एक होता है रंगीन जिसमें अलग अलग कलर पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रंगीन। और एक है रंगहीन। मैंने यहाँ आपको लिख के दिखाया है, क्या रंगीन लिख के दिखाया है। रंगीन का मतलब ये अलग अलग रंग का होता है। अब रीजन क्या होता है अलग अलग रंग का, ये अलग अलग रंग का क्यों होता है, इसका यदि हम रीजन जाने ना, तो रीजन इसका ये होता है, यदि रीजन के बारे में यदि हम जाने, यदि इसके रीजन के बारे में यदि हम यहाँ से जाने ना कि ये रंगीन क्यों होता है, क्योंकि यदि पौधे का ये भाग रंगीन होगा तो जो पुष्प जो होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उस पुष्प पे कीड़े मकोड़े जो भंवरे होते हैं, ये भंवरे उस पुष्प की तरह क्या होते हैं, उस पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसी कारण ये जो भाई ये जो दलपुंज होता है, ये जो दल जो होता है, ये रंगीन होता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि दलपुंज दलपुंज रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं क्योंकि क्योंकि इसकी तरफ इसकी तरफ इसकी तरफ कीड़े मकोड़े भंवरे भंवरे आदि आकर्षित हो सकें, आदि आकर्षित हो सकें। क्योंकि जब भंवरे जो होते हैं, भंवरे आकर्षित होंगी तभी तो परागण की क्रिया संपन्न होगी। तो परागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए ये जो दलपुंज होते हैं, या जिन्हें हम दल कहते हैं, या जिन्हें हम कोरोला या जिन्हें हम पिस्टल कह रहे हैं, ये जो भाग होते हैं, ये भाग रंगीन होने का रीजन यही होता है कि इनकी तरफ भंवरे क्या हो, आकर्षित हो, और आकर्षित होने के बाद परागण की क्रिया ये संपन्न कर सके। तो ये काम होता है किसका, दलपुंज का, या हम कहते हैं इसे क्या, दल जिसे हम कह रहे हैं। अब देखो, अब हमारे पास बचा क्या, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे पुष्प का कौन सा भाग। तीसरे नंबर पर हम यहाँ से पुष्प का कौन सा भाग पढ़ने वाले हैं, तीसरे नंबर पे हम यहाँ से पढ़ेंगे किसको, पुमंग को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, पुमंग को पढ़ेंगे। ये पुष्प का तीसरा भाग है, कौन, पुमंग, पुमंग। और इसी पुमंग को हमने और क्या कहा था, इसी पुमंग को हमने और कहा था क्या, इसी पुमंग को हमने कहा था क्या, पुंकेसर। क्या कहा था, पुंकेसर जिसे हमने कहा था। और इसके अलावा इनके अन्य नाम की जानकारी भी आप यहाँ से रखें। और इसकी अन्य नाम यहाँ से क्या क्या थे, इसे ऐसा हमने देखो आज डायग्राम बना के भी हमने ऐसे देखा था यहाँ से, इसके अन्य भाग, अन्य नाम कौन कौन से हैं। देखो, इसे पुमंग, इस पुमंग को हमने क्या कहा था, एंड्रोजियम भी कहा था। और जो पुंकेसर है, पुंकेसर को हमने क्या कहा था, स्टमेन कहा था, स्टमेन कहा था। अब देखो पुंकेसर क्या होता है, दोबारा से मैं देखो चित्र लाता हूं आपके पास। चित्र में हमने ऐसे देख ही लिया था कि जो चित्र जो होता है, इस चित्र में पुष्प के जो कौन कौन से भाग थे, इन सभी भागों को हम यहाँ से जान ही लिया था। ये देखो, ये पुष्प का ये भाग, ये चित्र हो गया आपके पास। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम बाह्य दल को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम बाह्य दल को पढ़ चुके हैं कि बाह्य दल क्या होता है, क्या काम करता है।
यानी पेटल, पेटल यानी दल, दल जो रंगीन जो भाग थे जिसकी तरफ भंवरे आकर्षित हो रहे थे, उसको हमने यहाँ से पढ़ ही लिया है। अब हमारे पास पुंकेसर या पुमंग, हमारे पास स्टेमेन हम हमारे पास यहाँ बचता है कि जो स्टेमेन जो भाग होता है जो कौन सा है, देखो यहाँ से एक डंडी के समान बाहर निकल रहा है और यहाँ एक फूला हुआ भाग है, यहाँ एक फूला हुआ भाग है। यानी कि मैं यहाँ से कह दूं आपको कि ऐसा कुछ भाग है, देखो ऐसा पुष्प में हमें कुछ इस प्रकार का भाग हमें यहाँ से दिखाई देता है, यहाँ से दिखाई देता है ऐसा, ऐसा भाग दिखाई दे रहा। और इसमें ये जो आपके पास फूला हुआ जो भाग है, इस फूले भाग में यहाँ आपके पास ऐसे छोटे-छोटे आपको और हमारे को यहाँ से दिखाई देने लगते हैं छोटे-छोटे भाग, और इसके हम अंदर और होते हैं जिनको क्या कहते हैं, अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसको हम यहाँ से देखते हैं, देखो। ऐसा हमने यहाँ से बना ही लिया चित्र, तो देखो हमने क्या बनाया है, चित्र हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है। चित्र तो हमने कुछ इस प्रकार से बनाया था। ऐसे बनाया था। अब ये जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है? अब ये जो भाग होता है ना, इस भाग में ये जो आपको ऐसे जो आपको चित्र दिखाई देता है पुष्प में, इसमें 3 भाग होते हैं। कहने का मतलब जो पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर के मुख्यतः 3 भाग हमें यहाँ से पढ़ने होंगे। और वो 3 भाग कौन-कौन से पढ़ने होंगे? पहला तो आपके पास इसमें होगा क्या? इसमें होगा तंतु। क्या होगा? तंतु, जिसे फिलामेंट कहते हैं। इसके अलावा एक भाग होगा कौन? परागकोश। कौन होगा? परागकोश होगा। एक इसमें होगा क्या? परागकण। क्या होंगे? परागकण होगा। ये इस पुंकेसर जो पुमंग जो भाग होता है, इस पुमंग भाग के मुख्यतः हमें 3 भाग दिखाई देते हैं, जिसे हम एक को तो क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम परागकोश कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ऐसा हमने देख ही लिया नाम के आधार पे। तंतु जो होता है, इस तंतु को हम फिलामेंट कहते हैं, और परागकोश जो होता है, इस परागकोश को हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और अब देखो, आपको किसी ने ऐसे कहा कि पुंकेसर का निम्नलिखित में से भाग कौन-सा है? तो ये 3 भाग होते हैं, इन तीनों के अलावा चौथा जो आपके पास ऑप्शन में होगा, वो आपका यहाँ से सही जवाब होगा। ठीक है ना? चलिए, तो पुंकेसर, पुमंग के 3 भाग, तंतु हो गया, परागकोश हो गया, परागकण हो गया। अब देखो तंतु तो क्या होती हैं? ये तंतु यहाँ से यहाँ तक की जो नलीनुमा संरचना होती है, इसको तो कहते हैं क्या? तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। इसके अलावा यहाँ जो फूला हुआ जो भाग दिख रहा है, इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं क्या? परागकोश या एंथर, इसे हम कहते हैं परागकोश कहते हैं। और इस परागकोश में छोटे-छोटे बीज के समान संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं, उसे हम कहते हैं क्या? परागकण। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। अब हम इसके चित्र के बारे में तो जान ही लिया है कि इसके कौन-कौन से भाग होते हैं, कौन-कौन सा भाग क्या कहलाता है, ऐसा हमने यहाँ से देख ही लिया है। अब पुंकेसर की मुख्य बातों को पढ़ते हैं कि पुंकेसर क्या होता है, देखते हैं। जैसे कि हमारे को किसी ने ऐसे पूछा कि देखो हमने ऐसे पढ़ ही लिया है कि पुष्प जो होता है, पुष्प के किसी भी पौधे का जनन वाला मुख्य भाग होता है, जिसमें नर जननांग होता है और मादा जननांग होता है। लेकिन जो पुंकेसर जो होता है, ये पुंकेसर किसी भी पौधे का नर जननांग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्प का नर जननांग भाग कहलाता है। पुंकेसर को पुंकेसर को पुष्प का पुष्प का नर भाग कहा जाता है। नर भाग कहा जाता है। नर भाग कहा जाता है। इसके अलावा हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह पुष्प का नर जननांग भाग होता है। यह पुष्प का यह पुष्प का
नर जननांग, यह पुष्प का नर जननांग कहलाता है। नर जननांग कहलाता है। मतलब एक तो नर होता है और एक मादा होता है, लेकिन पुष्प में जो जो भाग होता है जिसे नर जननांग कहते हैं वो कौन होता है? पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर होता है। और इस पुंकेसर के भी 3 भाग हमने पढ़ लिया है। एक तो हमने पढ़ा तंतु, एक पढ़ा हमने परागकोश, एक हमने पढ़ा क्या? एक पढ़ा हमने क्या? परागकण हमने यहाँ से पढ़ा है। अब देखो इसके अलावा ऐसा तो हम जान ही चुके हैं कि पादपों का मुख्य जनन भाग होता है जिसे नर जननांग कहते हैं। अब हम यहाँ से एक-एक को पढ़ते हैं कि तंतु क्या होता है, परागकोश क्या होता है और परागकण क्या होते हैं। देखो पीछे की तरफ चलते हैं, पिछली स्लाइड में देखो। ये तो क्या होता है? तंतु होता है। क्या होता है? तंतु, जो यहाँ से यहाँ तक की एक नलीनुमा संरचना होती है। ठीक है ना? इसके बाद परागकोश, इस तंतु के ऊपर की तरफ जो फूला हुआ जो भाग होता है, इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और इस परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। एक तो छोटी सी बात आपको ऐसे पूछी जाए कि पुष्प का नर जननांग भाग कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे? पुंकेसर बताओगे। क्या बताओगे? पुंकेसर। लेकिन पुंकेसर में भी मुख्यतः जनन अंग कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है कौन? परागकण कहलाता है। क्यों? कौन कहलाता है? परागकण कहलाता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, देखो यहाँ से हम लिखेंगे, एक तो देखो पुंकेसर को पुष्प का नर भाग कहा जाता है, यह पुष्प का नर जननांग कहलाता है। और पुंकेसर में भी जनन करने वाली इकाई कौन सी होती है? परागकण होती है। तो इसको भी हम यहाँ से लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसके बारे में? कि नर पुष्प का मुख्य जनन भाग, नर पुष्प का नर पुष्प का मुख्य नर पुष्प का मुख्य जनन भाग, नर पुष्प का मुख्य जनन भाग, मुख्य जनन भाग, मुख्य जनन भाग परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। इंपॉर्टेंट बात है, परागकण होते हैं। कौन होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक है ना? परागकण होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? ये हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? पुंकेसर या हम पुमंग के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसा ही हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? स्त्री केसर या अंडप, या हम कह दें जायांग के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जायांग क्या होता है और जायांग के कौन-कौन से भाग होते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे किसके बारे में? जायांग के बारे में पढ़ेंगे कि जायांग, इस जायांग को ही कहते हैं क्या? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम क्या कहते हैं? अंडप भी इसे ही हम कहते हैं। तो ये देखो नाम आप यहाँ से ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षाओं में कोई सा भी नाम आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। जायांग दिया जा सकता है आपको, स्त्री केसर दिया जा सकता है, और इसे हम और क्या अंडप भी इसे कहा जा सकता है। देखो जायांग को तो गाइनोजियम कहा था, हमने पहले पढ़ा था। स्त्री केसर जो होता है, इस स्त्री केसर को हम कहते हैं क्या? पिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। पिस्टल कहते हैं। और जो अंडक जो होता है, इस अंडक को कहते हैं क्या? कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। तो ऐसा जानकारी आप यहाँ से रखें कि कार्पल क्या होता है, पिस्टल क्या होता है और गाइनोजियम क्या होता है। जायंग को हम गाइनोजियम कहते हैं, स्त्री केसर को पिस्टल कहते हैं, अंडक को हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या-क्या होते हैं, क्या भाग होते हैं। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में ऐसे जाना है कि पुष्प का नर जननांग भाग कौन होता है? नर जननांग भाग पुंकेसर होता है, जिसे हमने पुमंग भी कहा था। लेकिन यदि आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि पुष्प का मादा जनन भाग कौन सा होता है, तो मादा जनन भाग यही होता है। और इसमें भी देखो मुख्यतः हमें 3 भाग, हमें यहाँ से मुख्यतः हमें 4 भाग हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखो कौन-कौन से भाग होते हैं वो 4 देखो। एक तो होता है, देखो चित्र की तरफ लेकर चलता हूँ आपको वापस। ऐसा हमने चित्र देखा था और इस चित्र में ये देखो, ये रहा स्त्री केसर, ये स्त्री केसर रहा। इसी को हमने क्या कहा? पिस्टल कहा है। इसके देखो कौन-कौन से भाग हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो वर्तिकाग्र, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है ना, ये फूला हुआ भाग दिख रहा है आपको जो बीच में स्थित है।
यानी कि पुष्प के मध्य में जो भाग स्थित होता है वो कौन होता है? स्त्री केसर होता है। और कौन सा चक्कर, यदि चक्कर के बारे में पूछे तो चौथे चक्कर पे स्थित होता है कौन? स्त्री केसर स्थित होता है। और इस स्त्री केसर के देखो हमें कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं। एक तो देखो अंडाशय दिख रहा है, एक भाग, एक वर्तिका दिख रही है और एक वर्तिका अगर दिख रही है, 3 भाग तो ये हो गए। और चौथा भाग देखो यहाँ इसके मध्य में ये व्हाइट कलर का सा दिख रहा है जिसे हमने क्या कहा है? अंड कहा है। क्या? अंडा कहा है, जिसे अंड कोशिका जिसे हम कहते हैं, ओव्यूल जिसे कहते हैं, ठीक है ना? तो अब हम यहाँ से लिखेंगे क्या? एक तो क्या होता है? एक तो इसमें होता है क्या? वर्तिका होती है। क्या होती है? वर्तिका होती है। एक इसका भाग होता है कौन सा? वर्तिकाग्र होता है। कौन होता है? वर्तिकाग्र होता है। इसमें एक होता है क्या? अंडाशय होता है। अंडाशय होता है। और एक होता है क्या? अंड, या जिसे हम कहते हैं क्या? बीजांड जिसे कहते हैं। ठीक है ना? बीजांड जिसे हम कहते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड ये पुष्प के किसके भाग होते हैं? स्त्री केसर के भाग होते हैं। बहुत बार रेलवे हो गई, एलडीसी हो गई, आपके पास विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं यहाँ से कि जो पुष्प जो होता है, इस पुष्प का स्त्री केसर का भाग कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या कौन सा है? तो कौन सा नहीं है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड ये तो होते हैं। इनके अलावा जो आपके पास ऑप्शन में होगा वो आपका वहां से सही जवाब होगा कि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड। अब मैं इनका डायग्राम बना के भी आपको दिखा देता हूं कि अंड कहाँ होता है, स्त्री केसर कौन सा भाग होता है, स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं। ऐसा भी हम यहाँ से चित्र बना के देख ही लेते हैं। देखो ऐसी होता है स्त्री केसर के भाग। तो ये जो भाग होता है ना, ये भाग, इसको तो कहते हैं क्या? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहा जाता है। इसके अलावा ये जो कहलाती है नलिका नुमा संरचना, इसको कहा जाता है वर्तिका। क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है। सबसे ऊपर की तरफ जो भाग होता है, इस ऊपर की तरफ भाग वाले को कहते हैं क्या? वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है। और यहाँ और आपके पास एक संरचना दिखाई देती है जिसे कहते हैं क्या? बीजांड जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजांड जिसे कहा जाता है। तो ऐसा भी आप यहाँ से चित्र की सहायता से भी आप यहाँ से देख पाए होंगे। तो अब देखो हम इस तरीके से या अंडक के जो अन्य भाग हैं, इन अन्य भागों को देखो हमने जान ही लिया है। अब हम स्त्री केसर के बारे में पढ़ते हैं कि स्त्री केसर क्या होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि जो स्त्री केसर होता है, ये स्त्री केसर पुष्प के मध्य में स्थित चौथा चक्र होता है। स्त्री केसर, स्त्री केसर पुष्प के, स्त्री केसर पुष्प के मध्य में स्थित, पुष्प के मध्य में स्थित, मध्य में स्थित चौथा चक्कर होता है। चौथा चक्कर होता है। चौथा चक्कर होता है। बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। देखो पहले नंबर पे हमने ऐसे पढ़ा होगा कि क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है। दूसरे चक्कर में क्या? दलपुंज होता है। तीसरे पे पुंकेसर होता है। चौथे नंबर पे कौन आ चुका है? स्त्री केसर आ चुका है। ठीक है ना? इसके अलावा इसकी और अन्य फैक्ट हमने क्या जाना कि यह पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। तो हमें ऐसे कह सकते हैं कि यह पुष्प का, यह पुष्प का मादा जननांग कहलाता है या मादा भाग होता है। कैसा भाग होता है? मादा भाग होता है। कैसा भाग होता है? मादा भाग होता है। या हम और यहाँ से लिख सकते हैं, इसे पुष्प का, इसे पुष्प का, इसे पुष्प का मादा जननांग कहा जाता है। इसे पुष्प का मादा जननांग, मादा जननांग भाग कहा जाता है। देखो नर के बारे में पूछे तो नर तो कौन था? पुंकेसर था। और मादा भाग कौन सा? मादा जननांग भाग कौन सा होता है? मादा जननांग जो भाग होता है वो कौन सा होता है? स्त्री केसर होता है। मादा भाग कहा जाता है। ठीक है ना? इतना हम यहाँ से जान लिया है। इसके अलावा, इसके अलावा देखो हमने और हम इसके बारे में और हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? और हम यहाँ से इसके बारे में ऐसा लिख सकते हैं कि देखो
यह पुष्प का जो पुष्प के मध्य में स्थित चौथा चक्र होता है जो बिल्कुल सेंटर में स्थित होता है, यह पुष्प का मादा भाग होता है। इसके अलावा हमने ऐसे जाना कि इसे पुष्प का मादा जननांग भाग कहा जाता है। अब देखो, हम ऐसा जानेंगे कि अंडाशय क्या होता है, वर्तिका क्या होती है और वर्तिकाग्र क्या होती है। ऐसे इन तीनों के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से जानेंगे कि अंडाशय के बारे में, कि अंडाशय क्या होता है। देखो, अंडाशय के बारे में हम जानेंगे यहाँ से कि अंडाशय क्या होता है। अंडाशय क्या होता है, देखो इसके बारे में हम यहाँ से क्या जानेंगे, इसके बारे में हम यहाँ से जानेंगे। देखो, चित वापस बैक साइड में चलते हैं हम थोड़ा पीछे। ये दो यहाँ से जो फूला हुआ जो भाग था, इस फूले हुए भाग को हमने क्या नाम दिया था? इस फूले हुए भाग को हमने कहा था क्या? अंडाशय कहा था। क्या कहा था? अंडाशय कहा था। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? पुष्पासन से जुड़ा हुआ जो पुष्पासन जो होता है, इस पुष्पासन पर पुष्प के सभी भाग होते हैं। इस पुष्पासन पर जो चौड़ा फूला हुआ जो भाग होता है पुंके इसका स्त्री केसर का, उसे कहते हैं हम क्या? अंडाशय कह सकते हैं। तो पहली बात तो हम यहाँ से ये लिखेंगे कि जो आपके पास क्या पुष्पासन से जुड़ा चौड़ा और फूला जो भाग होता है, भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। पुष्पासन से पुष्पासन से जुड़ा पुष्पासन से जुड़ा चौड़ा और फूला भाग, चौड़ा वह फूला भाग, चौड़ा वह फूला भाग, चौड़ा वह फूला भाग, फूला भाग अंडाशय कहलाता है। फूला भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। जिसमें क्या पाए जाते हैं? देखो, मैंने आपको यहाँ चित्र में भी आपको बताया था, जिसमें क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। तो ऐसा भी हम यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में आपको ऐसे पूछा जाएगा कि बीजांड किस में स्थित होते हैं? बीजांड पाए जाते हैं किस में? अंडाशय में। अंडाशय में अंडाशय में अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो, पौधे से पुष्प बनता है। पुष्प से क्या बनता है? फल बनता है। और जो फल जो बनता है ना, उस फल को बनाने के लिए पौधे का पुष्प का कौन सा भाग रेस्पॉन्सिबल होता है? जो अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय तो किस में बदलता है? फल में बदलता है। लेकिन अंडाशय में पाए जाने वाले जो बीजांड जो होते हैं, इस बीजांड से क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। तो इन दोनों बातों को आप अच्छे वे में यहाँ से नोट करें कि जो कौन, एक तो आप यहां से नोट लिखे, पहला नोट क्या, कि अंडा से क्या बनाता है? अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडा से अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है। परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि टॉपिक के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चनों की यहाँ से प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ कि टॉपिक से रिलेटिव परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बाकी क्वेश्चनों पर भी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ से भी मेरे वीडियो को आपने देख रहे होंगे, वहाँ आपको एक पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है, और इस पीडीएफ में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह करके दिया गया है। उस पीडीएफ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको ऐसे जानकारी मिलेगी कि परीक्षाओं में इस टॉपिक से किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि फल का निर्माण पुष्प के कौन से भाग से होता है, या स्त्री केसर के कौन से भाग से होता है? तो अंडा से फल में परिवर्तित होता है। अंडा से तो किस में परिवर्तित होता है? फल में परिवर्तित होता है। इसके अलावा हम यहाँ से दूसरा नोट और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंडाशय में पाए जाने वाले जो बीजांड जो होते हैं, ये बीजांड क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि बीजांड बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। बीज का निर्माण करते हैं। बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं यहाँ से कि अंडाशय से किस में परिवर्तित होता है? अंडाशय से फल में परिवर्तित होता है। बीजांड बीज का निर्माण करता है। परीक्षा में आपको बहुत बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा कि पुष्प का कौन सा भाग फल का निर्माण करता है? तो अंडाशय से क्या बनाता है? फल बनाता है।
और बीजांड क्या बनाता है? बीज का निर्माण करता है, ठीक है ना? इतनी बातों को तो आपने यहाँ से जान ही लिया होगा। तो ये अंडाशय से रिलेटिव बात थी। अब हम अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्तिका के बारे में पढ़ेंगे कि जो पुष्प में वर्तिका होती है, ये वर्तिका क्या होती है, ठीक है ना? इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। वर्तिका, एक तो होता है वर्तिका और एक होता है क्या? वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, ठीक है ना? ये देखो वर्तिका क्या होती है। वापस आपको चित्र की तरफ लेकर चलता हूं और इस चित्र में आपने यहां से देख ही लिया था। देखो वर्तिका क्या थी। ये देखो वर्तिका, यहां से ये जो नली नुमा जो संरचना आपको दिख रही है, इस नली नुमा संरचना को हमने क्या कहा है? वर्तिका कहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? और स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल। तो ये मतलब अंडाशय और वर्तिका को जोड़ने के लिए जो नली नुमा जो संरचना होती है, इस नली नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। तो ये अंडाशय व वर्तिका को जोड़ने वाली नली होती है, ऐसा हम यहाँ से लिखेंगे। बस इसके बारे में और कुछ ही नहीं है। देखो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये नली नुमा जो संरचना होती है, जो वर्तिका अगर वो अंडाशय को जोड़ती है, जिसे हमने क्या कहा है? वर्तिका कहा है। तो वर्तिका के बारे में हम यहाँ से लिख सकते हैं, यह अंडाशय अंडाशय व वर्तिकाग्र को अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली जोड़ने वाली नली होती है। जोड़ने वाली नली होती है, ठीक है ना? और इसमें बाकी कुछ ही काम नहीं है, सिर्फ वर्तिकाग्र पर आने वाले जो परागकण होते हैं, इनको अंडाशय तक पहुंचाने का काम करती है। कौन? वर्तिका करती है, जो नलीनुमा संरचना होती है। अब बात करें क्या? वर्तिकाग्र की बात करें तो जो वर्तिकाग्र जो होता है, ये वर्तिकाग्र स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, जहां से परागकण पहुंचते हैं, जहां परागकणों का निषेचन होता है, वो होता है कौन सा भाग? वर्तिकाग्र होता है। कौन सा भाग होता है? वर्तिकाग्र होता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसी वर्तिका का, या हम लिख सकते हैं क्या? इसी वर्तिका का जो ऊपर जो फूला हुआ जो भाग होता है, ये फूला हुआ भाग, इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। सटीक शब्दों में हम ऐसा भी यहां से ध्यान रख सकते हैं कि वर्तिका का ऊपर वर्तिका का ऊपरी फूला हुआ भाग, वर्तिका का ऊपरी फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र कहलाता है, ठीक है ना? इतनी बातों को आपने यहाँ से जान ही लिया होगा कि वर्तिका क्या होती है, वर्तिकाग्र क्या होती है। ऐसे छोटी-छोटी बातों को आपने यहाँ से जान ही लिया है। लेकिन देखो पिछली स्लाइड में मैंने आपको ऐसे बताया था कि पुष्प का नर जननांग कौन होता है? नर जननांग के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है? पुंकेसर हो रहा था। लेकिन पुंकेसर में भी जो जनन करने वाली जो इकाई थी वो कौन थी? परागकण थी। लेकिन यहाँ से आपको एक नोट लगा के एक बात और लिखनी होगी कि देखो पहली बात तो हमने ऐसे जान ही लिया है पीछे कि पुष्प का मादा जननांग कौन सा होता है। ऐसा हमने पढ़ लिया है कि पुष्प का मादा भाग कौन होता है? स्त्री केसर होता है। कौन होता है? स्त्री केसर। इसे ही पुष्प का कौन सा भाग कहते हैं? मादा जननांग भाग कहते हैं। लेकिन इस स्त्री केसर में भी जनन करने वाली जो इकाई होती है वो कौन होती है? वो होती है कौन? वो होती है बीजांड। कौन होते हैं? बीजांड। तो ऐसा हम अगली स्लाइड में लिख सकते हैं इसके बारे में। अगली स्लाइड में हम यहाँ से क्या लिखेंगे? देखो एक आपको यहाँ से नोट लगाना होगा और इस नोट में आपको यहाँ से क्या लिखना होगा? मादा पुष्प का मुख्य जनन भाग। क्या लिखेंगे हम यहाँ से? मादा पुष्प का मादा पुष्प का मुख्य जनन भाग। मादा पुष्प का मादा जननांग तो कौन हो रहा था? मादा जननांग तो स्त्री केसर हो रहा था। लेकिन उसके अलावा यदि हम बात करें कि मादा पुष्प का मुख्य जनन भाग, जनन भाग मुख्य जनन भाग कौन होता है? मुख्य जो जनन जो भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड। जो कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। तो ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मादा उसका मुख्य जनन भाग
अंडाशय होता है। मादा पुष्प का मुख्य जनन भाग कौन होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय जिसमें क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं जो जनन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मादा पुष्प का मुख्य जनन भाग अंडाशय यानी कि बीजांड होता है। बीजांड होता है, ठीक है ना? इस बात को आप यहाँ से नोट लगा के लिख लिया होगा। देखो अब तक की अपने बहुत सी बातों को यहाँ से जाना है कि पुष्प का नर जननांग भाग कौन होता है, मादा जनन भाग कौन होता है। ऐसा हमने छोटे छोटे करके सभी बातों को हमने यहाँ से पढ़ा है कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं। ऐसी सभी बातों को हमने यहाँ से जान ही लिया है और हम अगली क्लास में यहाँ पढ़ेंगे कि परागकण क्या होता है। अब तक तो हमने पराग कोश से जो परागकण पाए जा रहे थे, देखो परागकण अलग चीज होती है और एक परागगण अलग चीज होती है। अगली क्लास में हम परागण को यहाँ पढ़ेंगे, परागण क्या होता है, किन किन के द्वारा कैसा कैसा परागण होता है, परागण कितने प्रकार का होता है। ऐसी बातों को हम अगली क्लास में यहाँ से देखने वाले हैं। और इस क्लास में सभी मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने हुए होंगे तो बहुत सी बातें मैं आपको सरल स्वभाव में यहाँ से सिखा पाया हूँगा। चलिए दोस्तों अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, अपना ख्याल बनाए रखिएगा। सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।